क्या आपको पता है कि ज्यादातर आई प्रॉब्लम्स में आई लेंस क्लाउडी यानी कि सफेद बन जाती है। इस आई प्रॉब्लम को कैटरैक्ट बोला जाता है और इसकी सर्जरी एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें कि एक छोटा वैक्यूम यूज किया जाता है लेंस को रिमूव करने के लिए और फिर उसी जगह दूसरा लेंस लगाया जाता है। इस ऑपरेशन को करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। कार्डाशियो स्केल एक स्केल है जो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी देखती है एक सिविलाइजेशन की और उन्हें रेट करती हैं। इसमें 3 टाइप्स हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन जिसको कि प्लेनेटरी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसमें एक प्लेनेट आने वाली एनर्जी इसके स्टार से और इसपे जो एनर्जी मौजूद है उसे पूरा यूज कर सकती है। टाइप 2 सिविलाइजेशन को स्टेलर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस सिविलाइजेशन के लोग अपने पेरेंट स्टार की पूरी एनर्जी को यूज कर सकते हैं डायसन स्फीयर्स के यूज से। और टाइप 3 या गैलेक्टिक सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो अपनी पूरी गैलेक्सी की पूरी एनर्जी को यूज कर सकती है और स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करके वर्म होल्स भी बना सकती हैं और यूनिवर्स में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट एक मिस्टीरियस जगह जिसके ज्यादातर हिस्से अभी तक अनडिस्कवर्ड हैं। इस वीडियो में अमेज़न के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। अमेज़न का एरिया 2.1 मिलियन स्क्वायर माइल्स है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में है जो ब्राजील, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया और अन्य देशों में फॉल करता है। अमेज़न रिवर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिवर है रिवर नाइल के बाद। इसकी जो लेंथ है वो करीबन 6992 किलोमीटर है। अमेज़न हर सेकंड 55 मिलियन गैलन्स अटलांटिक ओशन में बेचता है। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि एयरप्लेन की विंडोज में एक छोटा होल होता है। इन होल्स को ब्लीड होल्स बोला जाता है। जब एक प्लेन टेक ऑफ करता है तो उस वक्त बाहर का प्रेशर जो होता है वो बहुत कम हो जाता है और प्लेन के अंदर ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से विंडोज पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है और वो टूट सकते हैं। इन ब्लीड होल्स की वजह से ही एक प्लेन के विंडोज नहीं टूट। हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग 3 से 5 मिनट लेता है होने के लिए। जो ह्यूमन ब्रेन है उसका जो वेट है वो है 1300 to 1400 ग्राम। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर जो है वो है 120/80। 120 सिस्टोलिक प्रेशर और 80 डायस्टोलिक प्रेशर। एवरेज ह्यूमन बॉडी वेट जो होता है वो 70 kgs है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर एक बंदा रेस्ट में है तो वो 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। क्या आपको पता है कि यूरेनियम 235 को डिके होने में 700 मिलियन ईयर्स लगते हैं और जापान में सिर्फ 80 साल पहले ही न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था, लेकिन आज के जापान में उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता। इसकी वजह यह है कि अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब को ग्राउंड में डेटोनेट किया जाए तो उसको बहुत मटेरियल मिलता है अटैच होने के लिए और न्यूक्लियर फॉल आउट लंबे समय के लिए होता है। लेकिन जब जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया तो उसको ऐसे डेटोनेट किया गया ताकि इसकी फायरबॉल कभी ग्राउंड को टच ना करे और सिर्फ पहले 24 घंटों में इसका असर हो और फिर ये कंट्री जल्दी से रिकवर भी कर सके। क्या आपको पता है कि टाइटन के पैसेंजर्स की इंस्टेंट डेथ हो गई, लेकिन कितनी इंस्टेंटली? हमारा ब्रेन 100 मिलीसेकंड लेता है पेन को प्रोसेस करने के लिए और हमारी आईज 13 मिलीसेकंड्स लेती हैं कोई भी चीज विजुअली प्रोसेस करने के लिए। लेकिन जब टाइटन इम्प्लोड हुई तो ज्यादा प्रेशर की वजह से इम्प्लोजन होने में 1 मिलीसेकंड से भी कम का वक्त लगा। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. AI एक ऐसी चीज जिसके फायदे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये उतना ही खतरनाक भी है। एक औरत जिसने अपनी क्लोजअप पिक्चर ली थी स्नैपचैट पे और गलती से स्नैपचैट के माय AI को भेज दी तो वहां से जवाब आया कि जो आपके हाथ में बच्चा है वो बहुत ज्यादा क्यूट है और लड़की हैरान हो गई कि पिक तो क्लोजअप थी लेकिन AI को कैसे पता चला कि मेरे हाथ में एक बच्चा है। ऐसी ही खबरें बहुत सारी जगहों से आई इस AI बॉट की कि इस AI बॉट ने वो डिटेल्स बताई जो पिक्चर में थी ही नहीं। क्या आपको पता है कि इंटरनेट पर एक ऐसी वेबसाइट मौजूद है जहां से आप 3 लाख से ज्यादा कोर्सेज फ्री में कर सकते हैं। ये वेबसाइट है mindluster.com। इस पे ग्राफिक्स डिजाइनिंग, कोडिंग, मैथमेटिक्स और AI जैसे बहुत से कोर्सेज मौजूद हैं और यही नहीं बल्कि हर एक कोर्स के साथ एक फ्री सर्टिफिकेट भी मिलता है जो कि कोर्स खत्म होने के बाद इमेज या PDF फॉर्मेट में डाउनलोड की जा सकती है। क्या आपने कभी ऑक्सबो लेक्स देखे हैं? और अगर आपने देखे हैं तो आपको भी लगा होगा ये मैन मेड है, लेकिन ये नेचुरली बनते हैं। वक्त के साथ साथ एक रिवर सीधे से कर्व्स में चेंज हो जाता है
जिसकी वजह से लूप्स बनते हैं। अगर इन कर्व्स के बीच कोई भी चीज ना आए तो ये कर्व्स बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और ये पानी सबसे छोटे रास्ते से गुजरने लगता है और वक्त के साथ साथ साइड का कर्व अलग हो जाता है और एक ऑक्सबो लेक बन जाती है। जब एक मच्छर काटता है तब वो 6 सुइयों जैसे ट्यूब्स हमारी स्किन में डालता है और इन ट्यूब्स से सलाइवा स्किन में इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। और इनके सलाइवा में एक केमिकल होता है जिसे एनोफिलिन कहा जाता है, जो स्किन के पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है और मच्छर आराम से खून चूसते रहते हैं और हमें इनके काटने का पता ही नहीं चलता। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जुगनू कैसे चमकता है? जुगनू अपने एब्डोमेन में लाइट इमिट करने वाले केमिकल स्टोर करता है जो सिर्फ ऑक्सीजन से मिलके ही लाइट प्रोड्यूस करते हैं और जुगनू अपने एब्डोमेन में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी के तहत लाइट प्रोड्यूस करता है और चमकता है। क्या आपने कभी हॉर्सशू क्रैब्स के बारे में सुना है? जो हॉर्सशू क्रैब्स हैं वो 300 मिलियन ईयर्स से अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, जो उन्हें डायनासोर से पहले के ऑर्गेनिजम्स बनाता है। इनका जो ब्लड है वो ब्राइट ब्लू कलर का होता है। यही ब्लड फार्मास्यूटिकल कंपनीज यूज करती हैं अपनी मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए, ताकि उनमें जो भी कोई टॉक्सिक मटेरियल हो उसका पता चल सके, क्योंकि जो हॉर्सशू क्रैब का जो ब्लड होता है हर टॉक्सिक सब्सटेंस और बैक्टीरियल सब्सटेंस को क्लॉट करता है एक प्रोटीन की मदद से, जिसको ल्यूमिनस अमीबोसाइट लाइसेट LALB कहा जाता है। The first Indian flag was hoisted on August 7, 1906 at Parsi Begum Square in Kolkata. क्या आपको पता है कि वो कौन सी चीज है जो कभी खराब नहीं होती? इस सवाल का जवाब शहद है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को इजिप्ट के टूम्स में 3000 साल पुराना शहद मिला है और उसकी क्वालिटी वैसी ही है जैसे कि अभी अभी निकाला गया हो और इसके टेस्ट में भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जो अर्थ से सबसे दूर है वो है वोयेजर फर्स्ट, और 2025 आखिरी साल होगा जब तक वोयेजर फर्स्ट का कांटेक्ट नासा से होगा और उसके बाद वो मिल्की वे गैलेक्सी में घूमता रहेगा फ्रीली। मॉडर्न सर्जरी तो आजकल कॉमन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला सर्जन कौन था? 300 BC इंडिया में एक बंदा रहता था जिसका नाम सुश्रुता था। उन्होंने लिखी थी एक किताब जिसका नाम था सुश्रुता संहिता। इसमें 300 से ज्यादा सर्जरीज और 120 से ज्यादा टूल्स का जिक्र किया गया था। जो टेक्निक्स और टूल्स मॉडर्न सर्जरी में यूज किए जाते हैं वो प्लास्टिक सर्जरी, कैटरैक्ट ऑपरेशन और फ्रैक्चर ट्रीटमेंट जैसे एडवांस्ड आइडियाज के पायोनियर थे। इसीलिए उनको फादर ऑफ सर्जरी भी बोला जाता है। हमारी हिस्ट्री दुनिया के लिए फाउंडेशन थी। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब। क्या आप जानते हैं कि अर्थ पे एक ऐसी जगह है जहां सबसे करीबी इंसान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले लोग हैं? ये जगह साउथ पैसिफिक ओशन में है जिसको पॉइंट नीमो बोला जाता है और यहाँ से नजदीकी लैंड 2700 किलोमीटर दूर है और साइंटिस्ट इस जगह को यूज करते हैं स्पेस जंकयार्ड की तरह पुराने सैटेलाइट्स को गिराने के लिए। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जब काम खत्म हो जाएगा तो उसे भी पॉइंट नीमो पे ही गिराया जाएगा। क्या आपको पता है कि अर्थ पर 8 कॉन्टिनेंट्स हैं? 1895 में एक जियोलॉजिस्ट जेम्स हेक्टर ने सजेस्ट किया कि न्यूजीलैंड एक माउंटेन रेंज के टॉप पर है और ये माउंटेन रेंज पानी के अंदर डूबी हुई है। 1995 में सैटेलाइट्स ने ये कंफर्म कर दिया कि जेम्स हेक्टर की बात बिल्कुल सही है। इस कॉन्टिनेंट को जीलैंडिया कहा जाता है और इस पूरे कॉन्टिनेंट का एरिया तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के जितना है। क्या आपको पता है कि इस हफ्ते एक दुर्लभ सुपर मून देखने को मिलेगी, जिसको देखने के लिए फिर हमें 2032 तक वेट करना पड़ेगा। 30 अगस्त को ये ब्लू सुपर मून दुनिया की हर जगह से देखी जा सकेगी। ब्लू मून का मतलब ये नहीं कि मून ब्लू कलर का होगा, बल्कि एक मंथ के दूसरे फुल मून को ब्लू मून कहा जाता है। क्योंकि ये एक सुपर मून है इसीलिए 14% ज्यादा बड़ा और 30% ज्यादा उज्जवल दिखेगा। ब्लू सुपर मून बहुत दुर्लभ होते हैं क्योंकि पिछला ब्लू सुपर मून 2009 में था और 2032 तक कोई भी ब्लू सुपर मून नहीं देखने को मिलेगा। क्या आपको पता है कि एलन मस्क मार्स को कैसे टेराफॉर्म करना चाहता है ताकि हम मार्स पे रहने लगे? मार्स को टेराफॉर्म करने के लिए उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा और एलन मस्क मार्स पे बड़े रिफ्लेक्टर्स वाले सैटेलाइट्स भेजना चाहता है जो लाइट को मार्स के एटमॉस्फेयर में फोकस करे, जिसकी वजह से वहाँ का फ्रीजड CO2 एटमॉस्फेयर में चला जाए और CO2 की क्वांटिटी इसके एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए और उसके बाद साइनोबैक्टीरिया मार्स पर भेजे जो CO2 यूज करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे और मार्स पे लाइफ पॉसिबल हो जाए। क्या आपको पता है कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल नहीं है? ये बात सुन के आप हैरान हुए होंगे। दिल्ली इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है जिसके टोटल
11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इन्हीं में से एक डिस्ट्रिक्ट है न्यू दिल्ली और यही न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल नहीं बल्कि एक जियोइड है। जियोइड का मतलब एक इरेगुलर बॉल है। कहीं पे जो जमीन की हाइट है वो ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। यही शेप साइंटिस्ट यूज करते हैं अर्थ को एक की एक्यूरेट डेप्थ मेजर करने के लिए। क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम के 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून पर डायमंड्स की बारिश होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इनका जो एटमॉस्फेयर है वो ज्यादातर कार्बन गैस से बना है। जब भी लाइटनिंग होती है तो ये कार्बन गैस चेंज हो जाता है ग्रेफाइट में और इन प्लैनेट्स के एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से ये ग्रेफाइट चेंज हो जाता है डायमंड में और डायमंड की बारिश हो जाती है। हम सब ने ये सुना है कि प्लैनेट सन के राउंड घूमते हैं, राइट? लेकिन असली साइंस थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली प्लैनेट्स डायरेक्टली सन के अराउंड नहीं घूमते, वो एक इनविजिबल पॉइंट के अराउंड घूमते हैं जिसे कि बैरी सेंटर कहा जाता है। जुपिटर इतना बड़ा है कि सन और जुपिटर का बैरी सेंटर सन के अंदर नहीं बल्कि बाहर लाई करता है। मतलब सन भी हल्का सा वॉबल करता है जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से। तो अगले टाइम आप जब भी बोलो कि अर्थ सन के अराउंड घूमता है तो रिमेम्बर इट्स एक्चुअली इट्स बैरी सेंटर। ऐसे ही वीडियोस के लिए फैक्ट इटर्ना को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट इफ प्रोटॉन्स रिवॉल्व करते अराउंड ए न्यूक्लियस जो कि इलेक्ट्रॉन से बना हो। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इक्वल और अपोजिट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पोजीशन बदल ले तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसका जवाब है नहीं। भले ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की चार्ज जो है वो सेम है लेकिन इनका जो मास है वो डिफरेंट। प्रोटॉन का मास 1841 टाइम्स ज्यादा होता है एक इलेक्ट्रॉन के मास के। तो एक ज्यादा मास वाला पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर सरवाइव नहीं कर सकता और ना ही रिवॉल्व कर सकता है इसके इर्द गिर्द एट वेरी हाई स्पीड। क्या आपको पता है कि यूनिवर्स में एक ऐसा प्लेनेट भी है जिसपे रेड कलर के प्लांट्स हैं? 2014 में साइंटिस्ट्स ने सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में केपलर 186 सिस्टम में रिसर्च करते वक्त देखा कि इसको 5 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं जिसमें सिर्फ एक प्लैनेट इसके हैबिटेबल जोन में है जिसको केपलर 186f का नाम मिला है। केपलर 186f अर्थ से तकरीबन 580 लाइट ईयर्स दूर है और तकरीबन अर्थ से 10% ज्यादा बड़ा है। ये प्लेनेट अपने स्टार का एक रिवोल्यूशन करने में 130 दिन लगाता है और ये प्लेनेट अपने स्टार से इतना दूर है वहां तक पहुंचने वाली लाइट रेड वेव लेंथ की ही होती है जिसकी वजह से वहां का नजारा अर्थ के सनसेट के नजारे के जैसा ही होगा और इसी रेड वेव लेंथ वाली लाइट की वजह से वहां फोटोसिंथेसिस होगी जिसकी वजह से वहां के पेड़ पौधे रेड कलर के होंगे। क्या आपको पता है कि मून पर इतनी ऑक्सीजन है कि अर्थ की सारी पॉपुलेशन 1 लाख साल तक उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर सकती है। मून सरफेस की अपर लेयर 45% ऑक्सीजन से बनी है लेकिन वो ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में नहीं है। रिसेंटली नासा ने मून के सरफेस से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट की है जिसे वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि ओपनहाइमर को कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला है जबकि वो 3 बार अलग अलग कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुए हैं? क्या आपको पता है कि फादर ऑफ एटम बॉम्ब कहलाने से पहले ओपनहाइमर ब्लैक होल्स पे रिसर्च कर रहा था जब वो डिस्कवर भी नहीं हुए थे। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी ने ब्लैक होल्स को प्रिडिक्ट तो किया था। आइंस्टाइन खुद शक में था कि ये मिस्टीरियस चीज क्या सच में होगी और ये कैसे फॉर्म होगी। तब ओपनहाइमर ने पहला मॉडल दिया था कि एक स्टार कैसे कोलैप्स होगा और एक ब्लैक होल फॉर्म कैसे होगा और यही मॉडल अभी तक यूज किया जा रहा है। न्यूक्लियर मिसाइल्स दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और इनके जो पासवर्ड्स हैं वो अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ लग गए तो वो दुनिया को तबाह कर सकते हैं। इतना सेंसिटिव मैटर होने के बाद भी जो यूएस के न्यूक्लियर मिसाइल कंप्यूटर कंट्रोल जो था उसका पासवर्ड 8 zeros था 8 साल के लिए। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ने यूनिवर्स का ओल्डेस्ट ब्लैक होल स्पॉट किया जिसका मास 1.6 मिलियन सन्स के जितना है और ये यूनिवर्स में पिछले 13 बिलियन ईयर्स से एग्जिस्ट करता है। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक शिप है और वक्त के साथ साथ इसके कुछ हिस्से खराब हो जाते हैं और उन पुराने हिस्सों को हम रिप्लेस कर देते हैं नए हिस्सों से। यहाँ तक कि हर एक कील, हर एक लकड़ी का टुकड़ा उसको हम रिप्लेस कर देते हैं और दूसरी तरफ हम वो पुराने टुकड़े लेते हैं और उनसे एक नई शिप बनाते हैं। अब मेन सवाल ये है कि ओरिजिनल शिप कौन सा वाला है? वो वाला जिसका हर एक पार्ट नया है या वो वाला जो पुराने पार्ट से बना है? ये एक फिलोसॉफिकल सवाल ही नहीं बल्कि ये हमारी आइडेंटिटी को चैलेंज करता है। इस थॉट एक्सपेरिमेंट को शिप ऑफ थीसियस थॉट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ऐसे ही वक्त के साथ साथ ह्यूमन बॉडी के सेल्स भी रिप्लेस होते हैं। तो क्या इसका मतलब हम नए हो जाते हैं?
क्या आपको पता है कि एक आदमी जिसका नाम डेनिस होप है मून के 611 मिलियन एकर्स बेच चुका है। 1967 में यूनाइटेड नेशन आउटर स्पेस ट्रीटी में साफ साफ लिखा गया था कि कोई भी कंट्री मून को ओन नहीं कर सकती, लेकिन इसी ट्रीटी का लूप होल डेनिस ने खोज निकाला कि इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा था कि कोई इंडिविजुअल मून को ओन नहीं कर सकता। डेनिस ने 19.95 पर एकड़ के हिसाब से 611 मिलियन एकर्स बेचे हैं और एक टैक्स जिसे वो लूनर टैक्स बोलता है वो टैक्स भी लगाया है, जिसकी वजह से एक एकड़ की टोटल कीमत $36.5 है। और डेनिस ने मून पे लैंड फॉर्मर प्रेसिडेंट्स जैसे कि जॉर्ज बुश, जिमी कार्टर और रेनॉल्ड रेगन को भी बेची। क्या आपको पता है कि 2008 में एक बंदे ने अपने आप को 1000 हीलियम बैलून से बांध लिया और 20,000 फीट का अल्टीट्यूड भी अटेन किया। एडी लियर हीलियम बैलून से सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था, लेकिन जिस जगह उसे लैंड करना था वहां पहुंचने से पहले हवा की स्पीड इतनी तेज हो गई जितनी उसने सोची भी नहीं थी और वो कोस्ट से दूर ओशन के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से उसे ओशन में ही लैंड करना पड़ा और 3 महीने बाद उसकी डेथ कंफर्म की गई। क्या आपको पता है कि लुई विटॉन ने एक माइक्रोस्कोपिक बैग बनाया, ना ही सिर्फ बनाया बल्कि उसे बेचा भी गया $64,000 में, जो कि तकरीबन इंडियन रुपीज में 51 लाख रुपीज आते हैं। मार्स को टेराफॉर्म करने के बाद उस पे लाइफ कैसी होगी? मार्स की ग्रेविटी 6 गुना कम है अर्थ से, जिसकी वजह से एक 60 किलो का इंसान सिर्फ 10 किलो का ही लगेगा और इसी कम ग्रेविटी की वजह से इंसानों की एवरेज हाइट ज्यादा हो जाएगी। मार्स पे एक दिन 24 घंटे और 37 मिनट का होगा और एक साल 687 दिन का होगा। अर्थ पर हम सिर्फ एक चांद देखते हैं, लेकिन मार्स से हम 2 चांद देख पाएंगे। मार्स से अर्थ और जुपिटर बिना टेलीस्कोप्स के भी देखे जा सकेंगे। क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है? ह्यूमन ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो हर सेकंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं और इतना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि एक छोटा सा बल्ब इजीली जल सकता है। साइंटिस्ट्स के हिसाब से एक इंसान का दिमाग पूरे दिन में 20 वाट के एलईडी बल्ब को पावर दे सकता है। ऐसे ही करंट देने वाले फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब। क्या आपको पता है कि यूनिवर्स का सबसे बड़ा ब्लैक होल फीनिक्स ए स्टार है, जो कि 5.8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर फीनिक्स क्लस्टर के सेंटर में लोकेटेड है। इसका मास 100 बिलियन सन्स के जितना है। ये ब्लैक होल 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है टन 618 से, जो कि फीनिक्स ए स्टार के डिस्कवर होने से पहले यूनिवर्स का सबसे बड़ा ब्लैक होल माना जाता था। और साइंटिस्ट्स का मानना है कि ऐसे ब्लैक होल्स को अलग कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, जिसको कि स्लैब्स या स्टुपेंडसली लार्ज ब्लैक होल्स बोला जाए। क्या आपको पता है कि इस फोन की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई है और इसको मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेपन ऑफ ऑल टाइम भी बोला जाता है। ये फोन है एडोल्फ हिटलर का। इसी फोन से हिटलर ने आखिरी 2 सालों में लाखों लोगों को मारने के लिए कमांड्स दी थी और 2017 की एक ऑक्शन में इसे इंडियन 1.6 करोड़ रुपीस में बेचा गया था। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने कभी ना कभी क्रिकेट में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का नाम तो सुना ही होगा। चलिए आज जानते हैं कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच क्या होता है। 25 दिसंबर के बाद खेले जाने वाले टेस्ट को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच कहा जाता है। ये ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में खेला जाता है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में 1950 से बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस होस्ट हो रहे हैं। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का कंसेप्ट दूसरे कंट्रीज में भी है, लेकिन ये ज्यादातर फेमस साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में ही है। ये मैचेस अक्सर बड़ा क्राउड और टीवी व्यूवरशिप लाते हैं। क्या आपको पता है एक ऐसे प्रॉफिट गुजरे हैं जिन्होंने 950 साल तक लोगों को दीन की दावत दी? जी हाँ, ये थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के पैगाम को लगातार 950 साल तक फैलाते रहे। अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जिक्र किया है। वलक़द अर्सलना नूहन इला कौमिही फलबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमन फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ान वहुम ज़ालिमून। लेकिन अफसोस, बहुत ही कम लोग उन पर ईमान लाए। आज हम 5 ऐसी कंट्रीज के बारे में जानेंगे जहां सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। नंबर 5 पर है यूएसए, जहां पर 335 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। 4th नंबर पर है इंडिया, यहाँ 453 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। उसके बाद है नाइजीरिया, जहां पर 524 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। नंबर 2 पर है इंडोनेशिया, जहां पर 710 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और नंबर 1 पर है पापुआ न्यू गिनिया, जहां पर 840 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया का नेविगेशन सिस्टम नाविक
जीपीएस सिस्टम से ज्यादा एक्यूरेट है। नावेक जिसका मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, इसरो के द्वारा बनाया गया नेविगेशन सिस्टम है जिसकी एक्यूरेसी 5 to 10 मीटर्स है और जीपीएस की एक्यूरेसी 20 मीटर्स है, जो कि नावेक की एक्यूरेसी से बहुत कम है। और अगर मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए नावेक का यूज किया जाए तो इसकी एक्यूरेसी 0.5 मीटर्स की है, जबकि जीपीएस का सिर्फ जनरल यूज किया जा सकता है। इमेजिन कीजिए अगर हम एक एप्पल को एक ऐसे बॉक्स में रखें जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और इस बॉक्स को इन्फिनाइट टाइम के लिए बंद रखें ताकि इसमें से कोई चीज ना तो बाहर जा सके और ना अंदर आ सके। ये एप्पल धीरे धीरे सड़ने लगेगा और कुछ टाइम के बाद ये एप्पल डस्ट बन जाएगा, लेकिन इस एप्पल में कुछ एनर्जी तो होगी और एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और फिर इस डस्ट से एनर्जी बाहर आएगी और फ्यूज होने लगेगी और एक न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होगी जिसकी वजह से ये एनर्जी हर पॉसिबल स्टेट से गुजरेगी। और जब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इस बॉक्स को खोला जाएगा तो हमें वो एप्पल वैसा ही मिलेगा जैसा हमने बॉक्स के अंदर रखा था। इस थ्योरी को एप्पल इन अ बॉक्स कहा जाता है। क्या आपको पता है कि दुनिया की आधी से ज्यादा लेक्स कनाडा में हैं? दुनिया में टोटल 14 लाख लेक्स हैं, जिसमें से 62% लेक्स कनाडा में हैं। कनाडा में टोटल 8,79,800 लेक्स हैं, जिनका टोटल एरिया 8,51,163 स्क्वायर किलोमीटर्स है। कंप्यूटर क्रैश हो गया, क्या पता अंदर कोई मक्खी हो। लेकिन ये जोक असल में सच है। 1947 में हार्वर्ड मार्क II कंप्यूटर का एक सर्किट सडनली बंद हो गया। इंजीनियर्स ने मशीन खोली और अंदर मिली एक रियल मक्खी, एक छोटी सी मक्खी जो वायरिंग के बीच अटक गई थी। तभी उन्होंने मशीन के लॉग बुक में लिखा, फर्स्ट एक्चुअल केस ऑफ ए बग बीइंग फाउंड। यही से शुरू हुआ सॉफ्टवेयर एरर को बग कहना, और जब बग फिक्स हो जाए कहते हैं डीबगिंग हो गई। समझिए आज का टेक स्लैंग एक मक्खी की वजह से बना है। अगर हम एक साउंड 1100 डेसिबल से लाउडर प्रोड्यूस कर सके तो वो एक ब्लैक होल क्रिएट करेगा जो कि एक पूरी की पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्या आपको पता है कि दुनिया के 31% एयरपोर्ट्स यूएसए में हैं, जिनका टोटल नंबर 20,061 है, जिसमें से 5,211 पब्लिक एयरपोर्ट्स और 14,850 प्राइवेट एयरपोर्ट्स हैं। 23 अगस्त 2023 शाम के 6:04 पर इसरो ने चंद्रयान 3 को मून के फार साइड पर लैंड कराया। ये हम सब के लिए एक गर्व की बात है और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से और भी बढ़ जाती है कि रशिया, जिसके लूना 25 का बजट हमारे चंद्रयान 3 से 2.5 गुना से भी ज्यादा था, 21 अगस्त को मून के सरफेस पर क्रैश हो गया। और आज 23 अगस्त को जब इसरो ने चंद्रयान 3 मून पर लैंड कराया तो हम पहली कंट्री बन गए जिसने मून के फार साइड पे सॉफ्ट लैंडिंग की। क्या आपको पता है जो मीटियोर्स का कलर है वो डिपेंड करता है उसकी केमिकल कंपोजिशन पे। अगर एक मीटियोर सोडियम का हुआ तो उसका जो कलर वो ऑरेंज येलो आएगा, अगर आयरन हुआ तो उसका कलर येलो आएगा, अगर मैग्नीशियम हुआ तो फिर ब्लू ग्रीन आएगा, अगर कैल्शियम हुआ तो उसका कलर वायलेट आएगा, और अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हुआ तो फिर उसका कलर रेड आएगा। स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं वो हैं 11, और 11 से ज्यादा डायमेंशंस अनस्टेबल होंगे। जो पहले 3 डायमेंशंस हैं वो है x, y और z, लेंथ, ब्रेडथ और हाइट। 4th डायमेंशन टाइम है। अगर हम 5th डायमेंशन के नजरे से देख पाते तो अपने से डिफरेंट वर्ल्ड देख पाते। क्या आपको पता है कि हमने अब तक 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स ढूंढे हैं, लेकिन क्या हम इनमें से किसी प्लेनेट पर जा सकेंगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अर्थ के सबसे नजदीक एक्सोप्लैनेट हमसे 4.24 लाइट ईयर्स दूर हैं, और ह्यूमंस द्वारा बनाया गया सबसे तेज ऑब्जेक्ट है पार्कर सोलर प्रोब, जिसकी स्पीड है 6,92,000 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम इस स्पीड से भी जाएं तो हमें तकरीबन 6,618 साल लग जाएंगे वहां पहुंचने में। ये है सोपोर मंडी, एशिया की 2nd लार्जेस्ट मंडी। ये मंडी एप्पल टाउन में मौजूद है। कश्मीर के 40% एप्पल्स का बिजनेस यहीं से होता है। यहाँ हर साल 1300 करोड़ का बिजनेस होता है। ये मंडी कश्मीर को 450 मार्केट से जोड़ती है, और यही है कश्मीर की इकोनॉमी का असली हीरो। इस वीडियो में अमेज़न के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। अमेज़न फॉरेस्ट 500 से ज्यादा ट्राइब्स के लिए घर है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, क्योंकि दुनिया का 20% ऑक्सीजन इसी फॉरेस्ट से आता है। अमेज़न में 3000 से ज्यादा किस्म के फल वाले पेड़ हैं, जिनमें से दुनिया में ज्यादा से ज्यादा 20 को कंज्यूम किया जाता है। दुनिया के 80% जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका ओरिजिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट से है। अमेज़न घर है 40,000 प्लांट स्पीशीज
स्पीशीज का, 3000 मछलियों की स्पीशीज का, 430 किस्म के मैमल्स का, 1300 किस्म के परिंदों का और 25 लाख किस्म के कीड़ों मकोड़ों। क्या आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी शेप ऑलमोस्ट सिमिलर है? जापान और वियतनाम, मोरक्को और लेबनान, तुनिसिया और बहरीन, कुवैत और इराक, ओमान और यमन, अफगानिस्तान और सिप्रस, इटली और लाओस, वेनेजुएला और ल्यूथियाना, कतार, ताइवान और अल्बानिया। आपने ये पैकेट्स तो देखे ही होंगे, क्योंकि जो भी हम सामान लाते हैं उसके साथ ये पैकेट्स फ्री होते हैं। और क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोग इसको जहरीला समझते हैं, क्योंकि इन बैग्स के ऊपर वार्निंग्स लिखी होती है। लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सिलिका का बैग होता है। सिलिका एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी को एब्जॉर्ब करता है। अगर हमारे जूते गीले हो जाए तो सिलिका उसमें से पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और जूते सूख जाएंगे। क्या आपको पता है कि 1935 में दो ब्रिलियंट साइंटिस्ट्स ने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को यूज करके एक आइडिया दिया कि स्पेस टाइम के दो पॉइंट्स के बीच एक ब्रिज होगा जो कि यूज किया जा सकता है इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए। और इन ब्रिजेस को आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस या फिर वर्म होल्स भी बोला जाता है। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे छोटी कंट्री एक एनक्लेव्ड कंट्री है? मतलब ये एक ऐसी कंट्री है जो कि दूसरे कंट्री के अंदर है। इसका जो एरिया है वो सिर्फ 44 हेक्टेयर्स है और इसकी पॉपुलेशन है 850 पीपल। और ये कंट्री इटली के रोम शहर में एक एनक्लेव कंट्री है जिसका नाम वेटिकन सिटी है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया के सबसे छोटे कंप्यूटर का साइज कितना होगा? IBM ने ऐसा कंप्यूटर बनाया था जिसका साइज 1/1 मिलीमीटर का था और ये कंप्यूटर एक राइस के दाने से भी बहुत छोटा था। अब यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने इससे भी छोटा कंप्यूटर बनाया जिसका साइज IBM के कंप्यूटर के 10वें हिस्से जितना है। मतलब इसका एक साइड सिर्फ 0.3 मिलीमीटर का है। क्या आपको पता है कि दुनिया की शॉर्टेस्ट कमर्शियल फ्लाइट वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे के बीच फ्लाई करती है? इन दो जगहों के बीच तकरीबन 3.25 किलोमीटर की डिस्टेंस है और इस फ्लाइट को टेक ऑफ से लैंडिंग तक सिर्फ 47 सेकंड लगते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा रनवे इरोस्क्विन एयरपोर्ट का रनवे है? इस रनवे की लेंथ सिर्फ 400 मीटर की है, यानी कि सिर्फ 1312 फीट है। ये एयरपोर्ट लोकेटेड है साबा आइलैंड में जो कि नीदरलैंड्स में है। क्या आपको पता है कि दुनिया का शॉर्टेस्ट ब्रिज ज़ेविकॉन आइलैंड ब्रिज है जो USA और कनाडा को कनेक्ट करता है। इसका ज्यादातर हिस्सा USA में है और एक छोटा हिस्सा कनाडा में है। इसकी जो लेंथ है वो 9.8 मीटर यानी कि 32 फीट है। एक चमचे भर का मामला है, लेकिन ये चमचा किसी भी मेटल का नहीं बल्कि है एक न्यूट्रॉन स्टार का मटेरियल। लेकिन ये न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? जब एक मैसिव स्टार सुपरनोवा ब्लास्ट के बाद कोलैप्स करता है तो बनता है ये अल्ट्रा डेंस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से सुनो, सिर्फ 1 टीस्पून न्यूट्रॉन स्टार के मैटर का वजन हो सकता है 6 बिलियन टन। मतलब एक चमचे में पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 12 गुना वजन होगा। यही होती है स्पेस की रियल पावर। ऐसे ही स्पेस फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 पर हिरोशिमा पर एक बॉम्ब गिराया गया। लेकिन ये कोई साधारण बॉम्ब नहीं था, बल्कि दुनिया का पहला एटम बॉम्ब था जिसने तकरीबन 70,000 लोगों को एक झटके में ही राख कर दिया। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को 11:02 पर जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा बॉम्ब गिराया गया जिसने तकरीबन 40,000 लोगों को राख कर दिया। लेकिन जापान ही क्यों? आज की वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि अमेरिका ने जापान पे ही क्यों एटम बॉम्ब्स गिराए। क्या आपको पता है कि दुनिया का शॉर्टेस्ट ब्रिज ज़ेविकॉन आइलैंड ब्रिज है जो USA और कनाडा को कनेक्ट करता है। इसका ज्यादातर हिस्सा USA में है और एक छोटा हिस्सा कनाडा में है। इसकी जो लेंथ है वो 9.8 मीटर यानी कि 32 फीट है। क्या आपने नोटिस किया है कि सर्जन्स ब्लू या ग्रीन ड्रेस पहनते हैं, व्हाइट नहीं? लेकिन क्यों, जबकि व्हाइट तो डॉक्टरों का सिंबल होता है? एक्चुअली इसका रीजन जो है वो है साइंस और साइकोलॉजी। व्हाइट कलर जब ब्लड के रेड कलर के साथ मिक्स हो जाता है तो आईज को कंफ्यूज कर देता है। ज्यादा देर तक रेड और व्हाइट एक साथ देखने से सर्जन्स की विजुअल फोकस वीक हो जाती है और व्हाइट से लाइट रिफ्लेक्ट होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं जो ऑपरेशन के वक्त दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ब्लू और ग्रीन जो है वो रेड के अपोजिट होते हैं। इनसे आईज फ्रेश फील करती हैं और फटीग भी कम होता है और फोकस शार्प रहता है। इसीलिए आज के टाइम में सर्जन्स व्हाइट नहीं बल्कि ब्लू या ग्रीन यूनिफॉर्म प्रेफर करते हैं। फैक्ट एटर्ना, नॉलेज जो शॉक करे।
क्या आपने कभी ये सोचा है कि हाईवे ट्रैफिक साइंस ज्यादातर ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? इसकी वजह सिंपल है कि हाईवे साइंस लोकेशन के लिए यूज किए जाते हैं और ये साइंस उस कलर के बनाए जाते हैं जो कि एक ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट ना करे, जैसे रेड कलर डिस्ट्रैक्ट करता है। ये साइंस उस कलर के बनाए जाते हैं जो कि एक ड्राइवर को काम फील कराए, जैसे कि ग्रीन कलर। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ट्रैफिक स्टॉप साइंस ऑक्टागोनल शेप में क्यों होते हैं जबकि कोई और रोड साइन ऑक्टागोनल शेप में नहीं होता? इसका जवाब सिंपल सा है कि स्टॉप साइन ऑक्टागोनल शेप में होते हैं ताकि लोग इस यूनिक शेप की वजह से इसको रिकॉग्नाइज करें, अगर इस पे लिखा हुआ स्टॉप मिड भी गया हो तब भी। क्या आपको पता है कि अफ्रीका की दो कंट्रीज इजिप्ट और सूडान के बीच एक पीस ऑफ लैंड है जिसे दोनों मुल्कों में से कोई भी अपनाना नहीं चाहता। 1899 में ये एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। तभी ब्रिटिशर्स ने इजिप्ट और सूडान को एक स्ट्रेट लाइन में डिवाइड कर दिया, लेकिन 1902 में ब्रिटिशर्स ने अपना मन बदल दिया और नया बॉर्डर बनाया जिसमें इजिप्ट को हाला ईब का इलाका सूडान को देना था, जिसके बदले इजिप्ट को बीर ताविल का एक छोटा इलाका मिलता। दोनों मुल्कों को हाला ईब का ही इलाका चाहिए था, इसीलिए दोनों मुल्क अलग अलग बॉर्डर रिकॉग्नाइज करते हैं। इजिप्ट 1899 का बॉर्डर मानता है और सूडान 1902 का बॉर्डर मानता है। अब जो भी कंट्री बीर ताविल को अपनी टेरिटरी मानेगा उसको हाला ईब छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए बीर ताविल को दोनों मुल्कों में से कोई नहीं अपनाना चाहता। क्या आपने कभी ये सोचा है कि वेडिंग या एंगेजमेंट रिंग चौथी उंगली में ही क्यों पहनी जाती है? सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है ये जानने से पहले एंशिएंट रोमन्स ये मानते थे कि हमारी बॉडी में एक वीन है जो हमारी चौथी उंगली से हमारे हार्ट तक डायरेक्ट कनेक्टेड है, जिसे वो लोग वीना अमोरिस कहते थे। इसीलिए वो लोग चौथी उंगली में वेडिंग या एंगेजमेंट रिंग पहनते थे। 7 दिसंबर 1941 तक अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में डायरेक्ट हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन 7 दिसंबर को एक ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में उतरना पड़ा, और ये था जापान की तरफ से अटैक। 7 दिसंबर 1941 के सुबह 7:55 पर अमेरिका की आर्मी बेस पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक कर दिया। जापान के पास 2 बैटलशिप्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स, 39 सबमरीन। क्या आपने कभी ये सोचा है कि परिंदे जब पावर लाइंस पर बैठते हैं तो उनकी डेथ क्यों नहीं हो जाती? परिंदे पावर लाइंस पर बैठते हैं तो मर नहीं जाते क्योंकि वो सर्किट कंप्लीट नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी को सर्किट कंप्लीट होने की जरूरत होती है ताकि वो फ्लो कर सके। सर्किट एक पाथ होता है जिससे बिजली गुजरती है। जब कोई परिंदा एक पावर लाइन पर बैठता है उसके पैर एक ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पर होते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स नहीं गुजर सकते। जब किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि करंट भी उस बॉडी में से नहीं गुजर सकता। लेकिन अगर परिंदा एक ही टाइम में 2 वायर्स को टच करता है तो वो सर्किट कंप्लीट करता है और करंट इसकी बॉडी से गुजर सकता है और परिंदे को शॉक लग जाता है या फिर मर जाता है। क्या आपको पता है कि चंद्रयान मिशन सिर्फ 14 दिनों के लिए चलने वाला है? इसकी वजह यह है कि प्रज्ञान रोवर सोलर एनर्जी से चलता है, लेकिन उसको सिर्फ 14 दिन तक ही सोलर एनर्जी मिलती रहेगी, क्योंकि मून पर एक सोलर डे 29.5 दिन का होता है, जिसमें एक साइड पे 14 दिन तक रोशनी पड़ती है और फिर अगले 14 दिनों के लिए रात होती है। और मून पर कोई भी एटमॉस्फेयर न होने के कारण वहाँ का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिसकी वजह से 14 दिन के बाद प्रज्ञान रोवर जम जाएगा और फिर जब उस साइड पे दोबारा रोशनी पड़ेगी तो उस वक्त शायद प्रज्ञान रोवर काम कर सकेगा। क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश की एक ट्रेन से 1000 किलो हेयर चोरी हो गया, लेकिन कोई बाल क्यों ही चुराएगा? इसकी वजह पैसा है, लेकिन हम सोचेंगे कि बालों से कोई क्या ही कमा लेगा। फॉरेन कंट्रीज में विग और हेयर एक्सटेंशन कंपनीज सिंथेटिक हेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंस नेचुरल हेयर को देती है, क्योंकि सिंथेटिक हेयर जल सकता है स्ट्रेट या स्टाइल करते वक्त। और इंडिया एक बड़ा मार्केट है इन हेयर एक्सटेंशन और विग मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तिरुपति बालाजी टेम्पल में रोज हजारों डिवोटीज टेम्पल को फ्री में हेयर डिवोट करते हैं, और इसकी वजह से तिरुपति बालाजी टेम्पल ने पिछले 2 सालों में 200 करोड़ कमाए हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एस्ट्रोनॉट्स के सूट सिर्फ ऑरेंज और व्हाइट कलर के ही क्यों होते हैं? एस्ट्रोनॉट्स टेक ऑफ के समय ऑरेंज कलर का सूट पहनते हैं, जिसे एडवांस क्रू एस्केप सूट बोला जाता है, ताकि अगर रॉकेट ब्लास्ट हो जाए और पानी में गिर जाए तो ऑरेंज कलर दूर से दिखेगा और रेस्क्यू ऑपरेशन करना आसान हो जाएगा। और स्पेस में व्हाइट सूट, जिसे एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी सूट बोला जाता है, यूज किया जाता है ताकि ये सन से आने वाली रेडिएशन को ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सके। आपने चिप्स तो खाए ही होंगे और ये भी सोचा होगा कि इन पैकेट्स के अंदर ज्यादा हवा होती है चिप्स के मुकाबले में, और हम सोचते हैं कि इनमें ज्यादा हवा इसलिए होती है ताकि ये बाहर से भरे हुए दिखे। असल में इन चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि ये चिप्स फ्रेश रहे और क्रैश होने से भी बचे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एरोप्लेन की विंडोज राउंड शेप की क्यों होती हैं, जबकि ज्यादातर विंडोज स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप की होती हैं? 1950s में बहुत सारे एरोप्लेन स्क्वायर विंडोज रखने लगे, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेन्स
मिड एयर में ही क्रैश होने लगे। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि एक फुटबॉल अल्टरनेट हेक्सागन्स और पेंटागन से बनी होती है? इसकी वजह सिंपल है कि अगर एक फुटबॉल सिर्फ पेंटागन से बनी होती तो इसकी शेप डोडेकाहेड्रॉन होती। इसीलिए एक फुटबॉल पेंटागन और हेक्सागन से बनी होती है ताकि इसकी शेप स्फेरिकल बने। क्या आपको पता है कि दुनिया में पहले मुर्गी आई है या फिर अंडा? ये सवाल आपने अपनी लाइफ में बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज हम जानेंगे इसका असली जवाब। साइंटिस्ट्स का मानना है कि पहले मुर्गी आई है, क्योंकि जिस प्रोटीन से एग का शेल बनता है वो सिर्फ मुर्गी ही बना सकती है, तो इसीलिए पहले मुर्गी ही आई है, ना कि अंडा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपको पता है कि इंटरगैलेक्टिक स्पेस की गहराइयों में कोई अजीब सी चीज है जिसे वैज्ञानिक द ग्रेट अट्रैक्टर कहते हैं? यह एक ग्रेविटेशनल एनोमली है जो कि सारी गैलेक्सीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और कहा जाता है कि इसका डायमीटर 30 करोड़ लाइट ईयर्स है। ये लिनिकिया सुपर क्लस्टर का ग्रेविटेशनल सेंटर माना जाता है। इस सुपर क्लस्टर में 1 लाख गैलेक्सीज हैं। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि ये जगह डार्क एनर्जी से भरी हुई है और कुछ का कहना है कि यहाँ पर एक इमेंस डेंसिटी वाली चीज है, जैसे कि एक बहुत बड़ा ब्लैक होल। लेकिन पूरी तरह किसी को नहीं पता कि यहाँ क्या है। लेकिन एक बात तय है कि हम सब वही जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम अर्थ के बीचों बीच एक होल कर दें और कोई उसमें गिर जाए तो क्या होगा? क्या वो दूसरी साइड से निकलेगा? अगर कोई इंसान इस होल में गिर गया तो अर्थ की ग्रेविटी उसको अर्थ के सेंटर की तरफ खींचेगी और सेंटर तक आते आते इसकी स्पीड 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की हो जाएगी। फिर ये इंसान अर्थ की दूसरी साइड में चला जाएगा। अगर अर्थ की दूसरी साइड में इसको किसी ने नहीं पकड़ा तो ये प्रोसेस दोबारा होगी। लेकिन ये सब होने के लिए आपको पहले जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे तो इंटेंस हीट की वजह से आपकी बॉडी पहले ही जलकर राख हो जाएगी। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम सूरज पर पानी डाल दे तो क्या होगा? क्या सूरज बुझ जाएगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि किसी भी चीज को बुझाने के लिए उसमें आग लगी होनी चाहिए। लेकिन हमारा सन जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो एनर्जी कंबशन की वजह से नहीं बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बनती है। और अगर हम सन पर पानी डाल भी दें तो इसकी वजह से सूरज बुझेगा तो नहीं बल्कि इसका साइज दुगना हो जाएगा और ये एक बड़े ब्लू व्हाइट स्टार में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और आसपास के प्लैनेट्स को जला देगा। क्या होगा अगर हमारे अर्थ का सारा ऑक्सीजन 5 सेकंड के लिए खत्म हो जाए? इस चीज को शायद हमारी बॉडी नोटिस भी ना कर पाए, लेकिन आसमान ब्लू कलर से पूरा डार्क हो जाएगा क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी ऑक्सीजन के बगैर। एयर प्रेशर इतना गिर जाएगा कि हमारे इनर ईयर ड्रम्स एक्सप्लोड हो जाएंगे। सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही चल पाएंगी क्योंकि वो कंबशन पर डिपेंड नहीं करती। हर कंक्रीट से बनी चीज कोलैप्स हो जाएगी और सबसे डेंजरस चीज अर्थ का जो क्रस्ट है वो कोलैप्स हो जाएगा क्योंकि ये 45% ऑक्सीजन से बना है। क्या होगा अगर सन अचानक गायब हो जाए हमारे सोलर सिस्टम से? अगर ऐसा हो जाए तो हमें पहले 490 सेकंड्स यानी 8 मिनट और 10 सेकंड के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि लाइट को अर्थ तक इतना ही टाइम लगता है पहुंचने में सन से। और उसके बाद हर तरफ अंधेरा छा जाएगा क्योंकि चांद की लाइट भी खत्म हो जाएगी। चांद की जो लाइट है वो सन पे ही डिपेंड होती है। सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ अपनी जगह अपने ऑर्बिट में रहता है, लेकिन अगर सन का ग्रेविटेशनल पुल ही नहीं रहेगा तो अर्थ एक फॉरवर्ड मोशन में आ जाएगा और आउटर स्पेस में चला जाएगा और कुछ टाइम बाद ही अर्थ का जो टेम्परेचर होगा वो -70 तक पहुंच जाएगा। अर्थ के सारे पेड़ मर जाएंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी लाइट के बिना। फिर ठंड की वजह से एटमॉस्फेयर भी नहीं रहेगा और इवेंचुअली ह्यूमंस का जिंदा रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। व्हाट इफ की मून अचानक डिसअपियर हो जाए? अर्थ की स्पीड जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगी और एक दिन सिर्फ 6 घंटे का होगा। रातें ज्यादा डार्क होंगी जिसकी वजह से स्टार जो हैं वो ज्यादा ब्राइट दिखेंगे। जो विंड की स्पीड होगी वो 400 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी जिसकी वजह से बर्ड्स और इंसेक्ट्स का सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अर्थ का टिल्ट अनस्टेबल हो जाएगा मून के डिसअपियर होने से, जिसकी वजह से अर्थ पे सिर्फ एक ही सीजन रहेगा या तो फिर बहुत हार्श क्लाइमेट हो जाएगा। 1880 के दशक में वॉर ऑफ करंट्स चल रही थी निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन के बीच। टेस्ला ने एसी करंट इन्वेंट किया और एडिसन ने डीसी करंट इन्वेंट किया। दोनों अपने इन्वेंट किए हुए करंट्स को पॉपुलर करना चाहते और इसमें टेस्ला की जीत हुई क्योंकि जो एसी करंट है वो ज्यादा सेफ है और ज्यादा डिस्टेंस के लिए यूज किया जा सकता है। क्या आपको पता है कि वीनस पे एक दिन 1 साल से भी ज्यादा बड़ा होता है? वीनस अपनी एक्सिस पे रोटेट होने के लिए 243 दिन
दिन लगाता है और सन का एक राउंड सिर्फ 225 दिन में कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से वीनस का एक दिन वहाँ के एक साल से भी बड़ा होता है। न्यूटन और लेबनीज 17th सेंचुरी के दो इम्पोर्टेंट मैथमेटिशियंस के बीच एक जंग छिड़ गई कि किसने पहले कैलकुलस इन्वेंट किया। न्यूटन ने 1665 के मिडल में पहली कैलकुलस की थ्योरी, जिसको थ्योरी ऑफ फ्लक्शंस नाम दिया, डेवलप की। और उस वक्त लेबनीज एक टीन एजर था जिसको मैथमेटिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उस पे केस भी हुआ। लेकिन आज हम न्यूटन और लेबनीज दोनों को को फाउंडर्स मानते हैं कैलकुलस का। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर किया एयर स्ट्राइक। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया कंफर्म। यूएस के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ईरान के 3 मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को किया टारगेट। ट्रंप ने कहा यह एक स्पेक्टेकुलर सक्सेस था, हमारे सारे एयरक्राफ्ट सेफली वापस आए। रिपब्लिकन्स ने सपोर्ट किया, लेकिन डेमोक्रेट्स कह रहे हैं ये बिना कांग्रेस की परमिशन के हुआ। यूएन ने शांति की अपील की। ईरान ने अटैक कंफर्म किया, लेकिन कह दिया उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकेगा नहीं। ये एक बड़े लेवल की एस्केलेशन है और ईरान ने भी कह दिया बी रेडी फॉर रिवेंज। क्या आप लोग जानते हैं कि नासा 5 मेथड्स यूज करता है एक्सोप्लैनेट्स ढूंढने के लिए। जो पहला मेथड है उसको रेडियल वेलोसिटी बोला जाता है। 1036 प्लैनेट्स इसी मेथड से डिस्कवर हुए हैं। दूसरा मेथड है ट्रांजिट मेथड। इसकी वजह से 4079 एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर हुए हैं। एक और मेथड है जिसका नाम है डायरेक्ट इमेजिंग। इसकी वजह से 67 प्लैनेट्स डिस्कवर हुए हैं। चौथा जो मेथड है वो है ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग, जिसकी वजह से 200 प्लैनेट्स डिस्कवर हुए हैं। और लास्ट जो मेथड है उसको बोलते हैं एस्ट्रोमेट्री, जिसकी वजह से सिर्फ 2 प्लैनेट्स डिस्कवर हुए। क्या आपको पता है कि जो ट्रेडमिल आप आज जिम में यूज करते हो वो कभी टॉर्चर के लिए यूज की जाती थी? ये बात सुनकर शॉक लगा। 19th सेंचुरी इंग्लैंड के जेलों में एक मशीन होती थी जिसे ट्रेडव्हील कहा जाता था। कैदियों को फोर्स किया जाता था इस पर घंटों चलने के लिए, वो भी बिना किसी ब्रेक के। इस पे चलाने का एक ही मकसद था कि उनको पनिशमेंट मिले, वो थक जाए फिजिकली और टूट जाए मेंटली। और आज के जमाने में हम खुद ही ट्रेडमिल पे चढ़ते भी हैं और जिम वालों को इसके लिए पैसे भी देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपको पता है कि ज्यादातर ट्रैफिक रूल्स और साइंस एक ही बंदे ने बनाए हैं? विलियम फेल्प्स इनो ने 1867 में पहली बार ट्रैफिक जाम एक्सपीरियंस किया और 1900 में इनो ने ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स और साइंस फॉर्म किए। इनो ने स्टॉप साइन, ट्रैफिक सर्कल, वन वे स्ट्रीट्स, टैक्सी स्टैंड्स और बहुत से और ट्रैफिक रूल्स फॉर्म किए ताकि ट्रैफिक स्मूथली फ्लो कर सके। Vitamin D is also called the sunshine vitamin because our body makes it from cholesterol when our skin is exposed to sunlight. Vitamin D is critical to bone health and other important functions throughout the body. क्या आपको पता है कि इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम्स कौन से हैं? आज की वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। इंडिया के टॉप 5 हार्डेस्ट एग्जाम्स में 5th नंबर पर है IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, 4th नंबर पर है UGC नेट, 3rd नंबर पर है NDA, 2nd नंबर पर है UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम। इंडिया का टफेस्ट एग्जाम IIT JEE है। क्या आपको पता है कि दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज कौन सी हैं? आज की वीडियो में दुनिया की टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज के बारे में जानेंगे। 5वें नंबर पर है ब्रिटिश पाउंड, 4थे नंबर पर है जॉर्डेनियन दीनार, 3rd नंबर पर है ओमानी रियाल, 2रे नंबर पर है बहरैनी दीनार और दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है कुवैती दीनार। क्या आपको पता है कि यूनिवर्स में एक ऐसे किस्म का स्टार भी है जो साइज में सिर्फ एक सिटी के बराबर है, लेकिन उसका जो मास है वो हमारे सन से भी बहुत ज्यादा है। अगर हम इनके नजदीक 1000 किलोमीटर जाए तो हमारी बॉडी के एटम्स इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बिखर जाएंगे। ऐसे स्टार्स को मैग्नेटार्स कहा जाता है, जो कि एक न्यूट्रॉन स्टार का ही टाइप होता है, जिनकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिवर्स के हर चीज से ज्यादा होती है। ये कंटिन्यूअसली स्पिन करते रहते हैं और अजीब बात यह है कि इनकी सरफेस पे क्वेक्स आते हैं जिनको किस स्टार क्वेक्स बोला जाता है। 2004 में 50,000 लाइट ईयर दूर के एक मैग्नेटार से एक फ्लेयर की वजह से हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कंप्रेस हो गया था। क्या आपको पता है कि एशिया की 5 लार्जेस्ट कंट्रीज कौन सी हैं? नंबर 5 पर आता है ईरान, जिसका टोटल एरिया 1.64 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। चौथे नंबर पर आता है सऊदी अरेबिया, जिसका टोटल एरिया 2.14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। तीसरे नंबर पर आता है कजाकिस्तान, जिसका टोटल एरिया 2.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। उसके बाद आता है इंडिया, जिसका टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। और पहले नंबर पर आता है चाइना, जिसका टोटल एरिया 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। इस लिस्ट में रशिया का नाम इसीलिए नहीं है क्योंकि रशिया आधा यूरोप में है और आधा एशिया में। 495
एक मिस्टीरियस नंबर है, क्योंकि अगर हम कोई भी 3 डिजिट नंबर ले और उसके डिजिट से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स फॉर्म करें, फिर लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, तो हमेशा आंसर 495 आएगा, क्योंकि 495 3 डिजिट नंबर्स के लिए कैप्रेकार कांस्टेंट है। ऐसे ही 6174 4 डिजिट नंबर्स के लिए कैप्रेकार कांस्टेंट है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि स्पेस का टेम्परेचर कितना होगा? इससे पहले कि हम स्पेस के टेम्परेचर के बारे में जाने, हमें पहले टेम्परेचर क्या होता है जानना होगा। जब किसी जगह पर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो उनसे हीट जनरेट होती है, और जितनी ज्यादा वाइब्रेशंस होगी उतना ही ज्यादा टेम्परेचर भी होगा। अगर किसी जगह वाइब्रेट करने के लिए मॉलिक्यूल्स ही ना हो तो वहाँ का टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा, जिसको कि एब्सोल्यूट 0 बोला जाता है। ऐसा ही कुछ स्पेस के साथ भी है, क्योंकि स्पेस में थोड़ी बहुत गैस और थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेस का एवरेज टेम्परेचर 2.7 केल्विन यानी कि -270 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये है एक ऑनियन माइक्रोस्कोप के अंदर। आपको ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये हैं सेल्स। इन्हीं से हर जिंदा चीज बनी है। 1665 में रोबोट हुक अपनी लैब में खुद के बनाए हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहा था, ताकि वो चीजों को बहुत नजदीकी से देख सके और देख सके कि हर कोई ऑब्जेक्ट किस चीज से बना है। तो जब उसने एक ऑनियन के बारीक टुकड़े को ऑब्जर्व किया तो कुछ डब्बे जैसे शेप्स इसमें दिख रहे थे, जिसे देखने के बाद ही इसे साधुओं के छोटे कमरे याद आ गए और रोबोट हुक ने इन्हें सेल्स का नाम दिया, जिन्हें हम आज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि हर चीज इन्हीं सेल से बनी है, और फंक्शनल इसीलिए क्योंकि जो भी कोई फंक्शन कोई भी लिविंग थिंग करता है वो एक सेल भी कर सकती हैं। और आज हुक की ही वजह से बायोलॉजिकल साइंस की इतनी इम्पोर्टेंस है। क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट नहीं बल्कि मार्स पर लोकेटेड ओलंपस मॉन्स है, जो कि एक लाइव वोल्केनो है। इसकी हाइट 21.9 किलोमीटर है, जो कि तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा ऊंचा है हमारे माउंट एवरेस्ट से। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये एक यंग वोल्केनो है और इसकी जो एज है वो सिर्फ 112 मिलियन ईयर्स की है। जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द, लेकिन जो हमारा सन है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। हमारा जो सन है उसकी जो स्पीड है वो है 8 लाख किलोमीटर पर आवर मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर की तरफ। इसका मतलब है कि 90 सेकेंड्स में हम 20,000 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं गैलेक्सी के सेंटर की तरफ। ये नंबर हमें बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन जो हमारा सन है वो 26,000 लाइट ईयर दूर है गैलेक्टिक सेंटर से। अगर हम कैलकुलेशंस करें तो अप्रोक्सीमेटली 220 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे हमारे सन को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में हमारी गैलेक्सी। स्टीफनसन 218 एक सुपर जाइंट है जिसका की रेडियस है 2150 सन्स के, और इसकी जो ल्यूमिनोसिटी है वो है तकरीबन 5 लाख सन्स के जितनी। ये हमारे सन से 19,560 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो 2900 डिग्री सेल्सियस है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट नहीं बल्कि एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, क्योंकि डेजर्ट एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहां बहुत कम बारिश हो, और एंटार्क्टिका ऐसी जगह है जहां सहारा डेजर्ट से भी कम प्रेसिपिटेशन होती है। इसीलिए एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। एक एटम का साइज कितना छोटा होता है? क्या आपको पता है कि एक ह्यूमन बीइंग 7 × 10⁻27 एटम से बना है? हमारी जो आई है वो बनी है उतने एटम से जितने हमारी यूनिवर्स में स्टार्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का जो फंडामेंटल यूनिट है वो एक सेल है, और एक सेल 100 ट्रिलियन एटम से बनी होती है, और इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक एटम का साइज कितना छोटा हो। अर्थ की जो रोटेटिंग स्पीड है वो अराउंड 1000 माइल पर आवर है या 1610 किलोमीटर पर आवर, और ग्रेविटी की वजह से हमें इतनी स्पीड महसूस नहीं होती, लेकिन अगर ग्रेविटी ना होती तो हम इस स्पीड को महसूस कर सकते। इमेजिन कीजिए कि हम एक बिल्ली को एक सील्ड बॉक्स में रखें और इसके साथ एक ऐसी चीज रखें जिसकी वजह से इस बिल्ली के मरने की प्रोबेबिलिटी 50% हो जाए अगले 1 घंटे में। और अगर 1 घंटे के बाद यह सवाल किया जाए कि इस बिल्ली
की स्थिति क्या होगी? तो कॉमन सेंस से दिया हुआ जवाब होगा कि या तो बिल्ली जिंदा होगी या तो मुर्दा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स का जवाब थोड़ा डिफरेंट होगा कि इस बॉक्स को ओपन करने से कुछ इंस्टेंट पहले यह कैट बराबर 50% जिंदा और 50% मुर्दा होगी एक ही समय पे। जब इस बॉक्स को ओपन किया जाएगा सिर्फ तभी हमें पता चलेगा कि ये बिल्ली मुर्दा होगी या जिंदा। इस थॉट एक्सपेरिमेंट को श्रोडिंजर्स कैट थॉट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। क्या आपको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के आखिरी वर्ड्स क्या थे? 17 अप्रैल 1955 में आइंस्टाइन के हार्ट के नजदीक एक नस फट गई और आइंस्टाइन को प्रिंसटन हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन आइंस्टाइन ने सर्जरी से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, अब जाने का वक्त हो गया है। क्या आपको पता है कि चाइना के यिलिंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का लार्जेस्ट पावर स्टेशन है। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 22,500 मेगावाट्स है। ये हर साल तकरीबन 95 टेरावाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इस डैम की लेंथ 2.3 किलोमीटर है और इसकी हाइट 181 मीटर है और इसी हाइट की वजह से इसके रिजर्वेयर की कैपेसिटी 39.3 क्यूबिक किलोमीटर्स है और इसी पानी की वजह से अर्थ की रोटेटिंग स्पीड 0.06 माइक्रोसेकंड से स्लो हो गई है। क्या आपको इन पिक्चर्स में कुछ अजीब दिख रहा है? इन पिक्चर्स में चीजों की शैडोज नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों? इसकी वजह यह है कि जब दिन के 12 बजने को आते हैं तब सन की पोजीशन 90 डिग्रीज पे होती है, जिसकी वजह से शैडोज छोटी होते होते गायब ही हो जाती हैं। अगर आपने इफेक्ट नहीं देखा है तो इसकी वजह यह होगी कि आप एक ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं और ट्रॉपिकल एरिया में यह सिर्फ एक साल में 2 ही बार होता है। सबसे बड़े और सबसे खतरनाक 3 अर्थक्वेक जो दुनिया में आए हैं। थर्ड पोजीशन पर है 2004 में सुमात्रा इंडोनेशिया में एक अर्थक्वेक आया था जिसका कि मैग्नीट्यूड 9.1 था, जिसकी वजह से बहुत तबाही मच गई थी वहां पे। और दूसरे नंबर पर है अलास्का में आने वाला अर्थक्वेक जो 1964 में आया था, जिसका कि मैग्नीट्यूड 9.2 था। और दुनिया का सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया था वाल्डिविया चिली में 1960 में आया था, जिसका मैग्नीट्यूड 9.5 था। क्या आपको पता है कि स्पेस में किसी भी 2 बॉडी सिस्टम में दोनों बॉडीज के बीच एक ऐसी छोटी जगह होती है जहां दोनों बॉडीज का ग्रेविटेशनल पुल कैंसल आउट करता है और ये जगह पार्किंग स्पॉट बन जाता है स्पेस क्राफ्ट्स के लिए। इन जगहों को लैग्रेंज पॉइंट्स बोला जाता है। अर्थ सन सिस्टम के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं और अर्थ मून सिस्टम में भी 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। क्या आपको पता है अगर एक पेपर को 42 बार फोल्ड किया जाए तो उसकी थिकनेस इतनी हो जाएगी कि वो मून तक पहुंच जाएगा। ये सिंपल मैथ्स हैं। हर फोल्ड के साथ इसकी थिकनेस डबल होती रहेगी। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और ऐसे ही 42 फोल्ड्स पे इसकी थिकनेस लगभग 4,40,000 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि अर्थ से मून तक की डिस्टेंस है। हकीकत में 42 फोल्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन थ्योरी में ऐसा हो सकता है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जुपिटर इतना बड़ा क्यों है बाकी प्लैनेट से? इसका जो रीजन है वो ये है कि जो जुपिटर है वो असल में एक फेलिड स्टार है। जुपिटर सन की तरह ही हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तब जुपिटर डस्ट और गैस कलेक्ट करने लगा और बढ़ने लगा, लेकिन ये इतना बड़ा कभी नहीं हुआ कि ये एक स्टार बने। अगर ये अपने साइज से 80 टाइम्स ज्यादा बड़ा होता तो ये ज्यादा हॉट और डेंस बनता और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होती और ये एक स्टार बनता, लेकिन ऐसी कंडीशंस इसको नहीं मिली तो ये एक फेलिड स्टार बन गया और प्लेनेट रह गया। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों ना हम पूरे सहारा डेजर्ट को सोलर पैनल से भर दें ताकि हम 2.5 मिलियन टेरावाट आवर की एनर्जी हासिल करें, जो कि पूरे प्लेनेट को 100 ईयर्स तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। अगर हम ऐसा करें तो प्रॉब्लम ये आएगी कि सन की जो ज्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट होगी और वो इलाका बहुत कूल हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर ग्रीनरी आने लगेगी और ग्रीनरी आने की वजह से वो पूरा इलाका रेगिस्तान से सीधा एक जंगल बन जाएगा और उसकी वजह से जो पूरा साउथ अमेरिका है वहां का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो साउथ अमेरिका में अमेज़न रेन फॉरेस्ट है और सहारा डेजर्ट है, इन दोनों का एक रिलेशन है। सहारा डेजर्ट में ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट पर असर पड़ेगा, क्योंकि वहां का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा और वो एक रेगिस्तान में तब्दील होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या आपको पता है कि मून अर्थ से दूर होता जा रहा है और हर साल ये हमसे तकरीबन 1.5 इंच दूर होता जा रहा है और बहुत समय के बाद इसकी वजह से अर्थ की रोटेशन पर असर पड़ेगा और अर्थ की रोटेशन तेज हो जाएगी। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं
ये जेम्स वेब टेलीस्कोप से खींची गई है, लेकिन ये इतनी साफ क्यों है? क्योंकि इससे पहले वाले टेलीस्कोप से खींची गई पिक्चर्स इतनी साफ तो नहीं होती थी। इसकी वजह यह है कि पुराने टेलीस्कोप्स जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ज्यादातर विजिबल लाइट पे ही ऑपरेट करते थे, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को कैच करता है और इसमें गोल्डन मिरर यूज किया गया है, जो कि इंफ्रारेड लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और हमें बहुत ही ज्यादा क्लियर इमेजेस मिलती हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का 11% गोल्ड जो यूएसए, स्विट्जरलैंड, आईएमएफ और जर्मनी के गोल्ड को मिला के बनता है, उससे ज्यादा गोल्ड इंडियन हाउसवाइफ्स के पास है। इंडिया ने चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया, जिसके मून पे लैंड होते ही इंडिया, यूएसए, सोवियत यूनियन और चाइना के साथ एक एलीट लिस्ट में आ जाएगा जिन्होंने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की है। चंद्रयान 3 का मकसद वही है जो चंद्रयान 2 का था, मून पे सेफली लैंड करना और मून को एक्सप्लोर करना। चंद्रयान 3 आज 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि आंध्र प्रदेश में। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों ना हम पूरे सहारा डेजर्ट को सोलर पैनल से भर दें ताकि हम 2.5 मिलियन टेरावाट आवर की एनर्जी हासिल करें, जो कि पूरे प्लेनेट को 100 इयर्स तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। अगर हम ऐसा करें तो प्रॉब्लम ये आएगी कि सन की जो ज्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट होगी और वो इलाका बहुत कूल हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर ग्रीनरी आने लगेगी और ग्रीनरी आने की वजह से वो पूरा इलाका रेगिस्तान से सीधा एक जंगल बन जाएगा और उसकी वजह से जो पूरा साउथ अमेरिका है वहां का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। क्योंकि हमें पता है कि जो साउथ अमेरिका में अमेज़न रेन फॉरेस्ट है और सहारा डेजर्ट है, इन दोनों का एक रिलेशन है। सहारा डेजर्ट में ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट पर असर पड़ेगा, क्योंकि वहां का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा और वो एक रेगिस्तान में तब्दील होना स्टार्ट हो जाएगा। हम सबको ये तो पता है कि मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी का निकनेम बापू है, लेकिन क्या आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का निकनेम आयरन मैन ऑफ इंडिया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और इंडिया के पहले होम मिनिस्टर वही थे, और आयरन लेडी ऑफ इंडिया का निकनेम इंदिरा गांधी को दिया गया है। इंडिया की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ही थी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपको पता है कि एक ऐसा केमिकल है जो कि ब्लड स्टेन्स को गायब कर देता है और इस केमिकल का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो ब्लड के हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद हीम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मिलके पानी और ऑक्सीजन फॉर्म करता है और ब्लड यूज हो जाता है और कपड़े 10 या 15 मिनट में साफ हो जाते हैं। अगर हम अर्थ के 4.5 बिलियन ईयर्स को 24 आवर्स कंसिडर करें तो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए 11:41 PM को, ह्यूमंस जो है वो इमर्ज हुए 11:58 PM को, और जो ह्यूमन हिस्ट्री के रिकॉर्डेड इवेंट्स हैं वो सारे सिर्फ पिछले 3 सेकंड्स में हुए। क्या आप जानते हैं कि जो लाइट सन से हम तक पहुंचती है वो 1 लाख साल पुरानी है। लाइट को सन के सरफेस से अर्थ तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं और इसी लाइट को सन के कोर से सरफेस तक पहुंचने में 1 लाख साल लगते हैं, जिसका मतलब जो सनलाइट हम तक पहुंच रही है वो पिछला आइस एज शुरू होने के वक्त सन के कोर में बनी थी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। क्या आपको पता है कि दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट बोर्ड BCCI और नंबर 2 रिचेस्ट बोर्ड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की नेटवर्थ में कितनी डिफरेंस है? BCCI की नेटवर्थ 18,760 करोड़ है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की नेटवर्थ 660 करोड़ है, जो कि BCCI की नेटवर्थ का सिर्फ 3.5% है। और अगर हम टॉप 10 रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड्स की नेटवर्थ को मिलाए तो वो भी सिर्फ BCCI की नेटवर्थ का 16% ही बनता है। क्या आपको पता है कि जो पानी हम रोज यूज करते हैं वो अर्थ और सन के बनने से पहले बना था? एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि अर्थ का आधा पानी स्पेस से आया है, जो कि फॉर्म हुआ था एक कॉस्मिक क्लाउड पे और एस्टेरॉइड्स की वजह से अर्थ पे आया है। पानी 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बना था और अर्थ 4.3 बिलियन ईयर्स पहले, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो पानी हम पीते हैं वो अर्थ से पुराना है। Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Fact Eternal. Here we are back again with an interesting and amazing video. Today in this video we are going to have a look upon the amazing facts regarding our very own human body. Fact number 1. जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो about 300 bones के साथ पैदा होता है, लेकिन with the time जब वो grow करता है कुछ bones जो है वो fuse होती है and by the time बच्चा adulthood को पहुंचता है with 206 bones. Fact number 2. Out of 206 bones 50%
20% से ज्यादा बोन्स इंसान के सिर्फ 4 पार्ट्स में होती है। नंबर 1 हैंड, नंबर 2 रिस्ट्स, नंबर 3 फीट, नंबर 4 एंकल्स। फैक्ट नंबर 3, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी पाई जाने वाली बोन फ्यूमर बोन होती है। इसको हम थाई बोन भी कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन स्टिरअप बोन होती है। ये ईयर में लोकेटेड होती है। फैक्ट नंबर 4, ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन भी पाया जाता है जो खुद को कंप्लीटली रिजेनरेट कर सकता है और इस ऑर्गन का नाम लिवर है। जी हाँ, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद को कंप्लीटली रिजेनरेट कर सकता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है ह्यूमन ब्रेन जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 2% ऑफ टोटल बॉडी मास। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो 20% ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई इस्तेमाल करता है। फैक्ट नंबर 6, मैनी अमंग यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो कि जो ह्यूमन राइट लंग होती है वो लेफ्ट लंग से 10% ज्यादा बड़ी होती है। फैक्ट नंबर 7, एक इंसान में जो ब्लड पाया जाता है वो तकरीबन 8% ऑफ बॉडीज टोटल मास कॉन्स्टिट्यूट करता है। फैक्ट नंबर 8, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि एक ह्यूमन माउथ जो है वो ऑलमोस्ट 1 लीटर ऑफ सलेवा हर दिन प्रोड्यूस करता है। फैक्ट नंबर 9, ह्यूमन बॉडी जो है वो हर सेकंड तकरीबन 25 मिलियन नई सेल्स प्रोड्यूस करती है। अब लास्ट फैक्ट डिस्कस करते हैं आज लिए, वो ये है कि ह्यूमंस जो है वो वाहिद स्पीशीज है इस जमीन पर जो ब्लश करती है। एक्सेप्ट ह्यूमंस, नो अदर स्पीशीज ब्लशेस। सो दिस वाज इट फॉर टुडे. We'll be back very soon with new video with some new interesting and amazing fact. Till then, take care and please do subscribe our channel. Bye. See you soon. Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Fact Eternal. आज हम बात करेंगे एक amazing topic के रिगार्डिंग। हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े 5 स्पाइडर्स के रिगार्डिंग। Before coming to the topic, हम कुछ 2-3 important points रिगार्डिंग giant spiders जान लेते हैं। सबसे पहले स्पाइडर्स के डर की बीमारी को हम आर्कनोफोबिया कहते हैं। जो जाइंट स्पाइडर्स है उनकी मेजॉरिटी जो है दैट बिलोंग्स टू द टारंटुला फैमिली। ये जो बड़े स्पाइडर्स होते हैं मेजॉरिटी उनकी जो है वो नॉन वेनेमस होते हैं, बट हाँ एक्सेप्शंस हैं, कुछ जाइंट स्पाइडर्स हैं जो वेनेमस होते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द एक्चुअल टॉपिक, सबसे पहला नाम जो इस लिस्ट पर आता है वो है गोलिथ बर्ड ईटर का। गोलिथ बर्ड ईटर का साइंटिफिक नाम थेराफोसा ब्लोंडी है। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्पाइडर है मास के एतबार से। इसकी टोटल मास 175 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली होती है। अगर लेंथ की बात कर लेते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 12 इंच लॉन्ग होता है। अब जो सेकंड कैटेगरी इस लिस्ट में है वो है जाइंट हंट्समैन स्पाइडर। जाइंट हंट्समैन स्पाइडर का साइंटिफिक नेम इटिरोपोडा मैक्सिमा है। इसकी लेंथ 12 इंच होती है, बट जो गोलिथ बर्ड ईटर है उससे लंबी लेग्स होती है और उससे बड़ी अपीयरेंस होती है। इनकी जो लेग्स होती है वो ट्विस्टेड होती है। अगर हम इनके बाइट की बात कर लेते हैं तो वो ज्यादा वेनेमस, ज्यादा सिवियर होती है गोलिथ बर्ड ईटर की बाइट से। जो मेल्स इस कैटेगरी के हैं वो एक टिकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि कॉटस क्लॉक के साउंड के साथ रिजेंबल करती है। जो तीसरी कैटेगरी ऑफ स्पाइडर्स इस लिस्ट में है वो है ब्राजीलियन सैल्मन पिंक बर्ड ईटर। इसकी लेंथ 11 इंच होती है और इसका साइंटिफिक नाम लसियोडोरा पैराहाइबर्ना है। यहाँ पर जो मेल्स होते हैं उनकी लेग्स लॉन्गर होती है फीमेल्स से, बट फीमेल्स जो है उनकी वेट ज्यादा होती है मेल से, अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम्स ज्यादा होती है। फोर्थ कैटेगरी जो इस लिस्ट पर आती है वो है ग्रेमिस्टोला एंथ्रासिना। ग्रेमिस्टोला एंथ्रासिना की लेंथ 10 इंच के करीब होती है। ये एक पॉपुलर पेट टैरेंटुला है। ये एक इंसान को जनरली बाइट नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस ये भूखा ना हो। फूड के तौर पर ये जनरली माइस खाता है और इसकी एज अप्रोक्सीमेटली 20 इयर्स के आसपास होती है। जनरली हम इनको ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे में पाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट कैटेगरी ऑन द लिस्ट जो है वो है कोलंबियन जाइंट टैरेंटुला। इनकी लेंथ 6 to 8 इंच होती है। इनका एक और नाम है कोलंबियन जाइंट रेड लेग स्पाइडर्स, क्योंकि इनकी जो लेग्स है वहां पर रेड कलर पैड्स होती है। कोलंबियन जाइंट टैरेंटुला का जो साइंटिफिक नेम है वो है मेगाफोबिमा रोबस्टम। फूड के तौर पर ये माइस
लिजर्ड्स और लार्ज इंसेक्ट्स खाता है। ये जो कैटेगरी ऑफ स्पाइडर्स है, इट इज नोन फॉर इट्स एग्रेसिव टेम्परामेंट। ये कैटेगरी ऑफ स्पाइडर्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स ऑफ ब्राजील और कोलंबिया में पाए जाते हैं और ये अमेज़न फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। और हाँ, अगर आप अमेज़न फॉरेस्ट्स के रिलेटेड जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो आप चैनल पर चेक कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। जल्द ही आपसे मिलेंगे किसी एक और नए अमेजिंग वीडियो में। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 पर हिरोशिमा पर एक बॉम्ब गिराया गया। लेकिन ये कोई साधारण बॉम्ब नहीं था, बल्कि दुनिया का पहला एटम बॉम्ब था, जिसने तकरीबन 70,000 लोगों को एक झटके में ही राख कर दिया। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को 11:02 पर जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा बॉम्ब गिराया गया, जिसने तकरीबन 40,000 लोगों को राख कर दिया। लेकिन जापान ही क्यों? आज की वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि अमेरिका ने जापान पे ही क्यों एटम बॉम्ब्स गिराए। 7 दिसंबर 1941 तक अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में डायरेक्ट हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन 7 दिसंबर को एक ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में उतरना पड़ा, और यह था जापान की तरफ से अटैक। 7 दिसंबर 1941 के सुबह 7:55 पर अमेरिका की आर्मी बेस पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक कर दिया। जापान के पास 2 बैटलशिप्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स, 39 सबमरीन्स और 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स थे, और जापान ने लगातार 45 मिनट तक बमबारी की, जिसकी वजह से अमेरिकन बेस बहुत डैमेज हुई और बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स वापस लौट गए और अमेरिका को लगा कि हमला खत्म हो गया है। लेकिन 10 मिनट बाद दूसरा हमला हुआ। इस हमले से होने वाला डैमेज पहले किए गए हमले से बहुत कम था, लेकिन पर्ल हार्बर बेस इतनी डैमेज हो चुकी थी कि अगले 3 महीने यूएसए को लगे बेस को वापस ठीक करने में। लेकिन जापान ने यूएसए पर हमला क्यों किया था? इसकी वजह यह है कि जापान एक ऐसी कंट्री है जिसके पास ना के बराबर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने चाइना पर कब्जा कर लिया था, और उस वक्त चाइना अमेरिका का एलाय था। अमेरिका ने बहुत बार जापान से चाइना छोड़ने की बात की, लेकिन जापान ने एक न मानी, और अमेरिका ने जापान की ऑयल सप्लाई बंद कर दी, और अब जापान की 80% ऑयल सप्लाई जो कि यूएसए से आती थी बंद हो गई, और जापान के ऑयल रिजर्व्स खत्म होने लगे। तब जापान ने इंडोनेशिया पर ऑयल के लिए हमला करने का प्लान बनाया, लेकिन इंडोनेशिया पर हमला करने से पहले जापान को चाहिए था कि वो फिलीपींस पर कब्जा करे, और फिलीपींस यूएसए का एलाय था। जापान को ये बात पता थी कि अगर वो फिलीपींस पर हमला करेगा तो अमेरिका उसकी जवाबी कार्रवाई पर्ल हार्बर बेस से करेगा, और इसीलिए जापान ने पर्ल हार्बर बेस को पहला निशाना बनाया। लेकिन जब अमेरिका की पर्ल हार्बर बेस पूरी तरह से रिकवर हुई, तब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में अपना पहला डायरेक्ट हमला अप्रैल 1942 में जापान के शहर टोक्यो पर बमबारी करके किया। ये पहला हमला था अमेरिका की तरफ से, लेकिन आखिरी नहीं, और अगले 3 साल तक अमेरिका और जापान एक दूसरे पर हमला करते रहे। 1945 तक जापान बहुत कमजोर हो गया था और हार भी नहीं मान रहा था। तब अमेरिका ने अपना ट्रम्प कार्ड यूज किया और जापान पर 2 एटम बॉम्ब गिराए, और अगले ही हफ्ते जापान ने यूएसए के सामने सरेंडर कर लिया और यूएसए का एक एलाय बन गया, और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गई। एक काफिला जो कि गाजा से मक्का की तरफ जा रहा था। इस काफिले में 50,000 दीनार और हर तरह का माल था, लेकिन इस काफिले को मक्का मदीना से होकर गुजरना था, और मदीना में मुसलमान इस काफिले का इंतजार कर रहे थे ताकि वो इस पर हमला कर सके। लेकिन मुसलमान इस काफिले पे हमला करना क्यों चाहते थे? इसका जवाब हमें मिलता है 1 साल पहले, जब मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत करनी पड़ी थी, और वो अपने साथ सिर्फ वो कपड़े ले गए थे जो उन्होंने पहने थे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं ले गए थे, और इनकी प्रॉपर्टी को मक्का वालों ने बेच दिया था। और जो एक काफिला था, इसमें ज्यादातर वही माल था जो इन्हीं मुसलमानों से लूटा गया था, तो वो सिर्फ अपना हक ले रहे थे। अबू सुफियान जो इस काफिले का लीडर था, जब उसको ये बात पता चली तो उसने अपना रास्ता बदल दिया और एक बंदे के हाथों मक्का पैगाम भिजवाया कि हमारी मदद के लिए आओ। जब ये बंदा मक्का पहुंचा तो उसने काबा के सामने अपने ऊंट के दोनों कान और नाक काट दिए, अपने कपड़े फाड़ दिए और जोरों जोरों से चिल्लाने लगा कि हमारी मदद करो। अबू जहल ने इस आदमी से पूछा
कि मुसलमानों की कुल तादाद कितनी है, उनके पास कितने घोड़े हैं और उनके पास कितने ऊंट हैं। जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि तकरीबन 313 बंदे होंगे और उनके पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट हैं। जिस पे अबू जहल ने कहा हम 1000 लोग लेके जाएंगे और 100 घोड़े और 170 ऊंट लेके जाएंगे। लेकिन अबू सुफियान जो है उसका जो काफिला है वो दूसरे रास्ते से मुसलमानों से बच के आ चुका था। तो इन्होंने सोचा कि अब जंग की जरूरत क्या है, लेकिन अबू जहल ने कहा कि हम मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनके एक बंदे के लिए हमारे पास 3 बंदे हैं। इसी दौरान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ बदर में पहुंचे। तो 17 रमजान के दिन अबू जहल की फौज सामने आई और इसमें से उतबा सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज करने लगा। मुसलमानों की तरफ से 3 लोग लड़ने के लिए सामने आए जो कि अंसार थे, लेकिन उतबा ने उनसे कहा कि तुम लोग कौन हो, हम तो तुम्हें नहीं जानते, हमें तो अपने भाइयों का सर काटना है। और इसीलिए हजरत हमजा, हजरत उबैदा और सिर्फ 24 साल के हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सामने आए और लड़ाई शुरू हुई। तो हजरत उबैदा जख्मी हो गए, लेकिन उतबा, उसका बेटा, उसका भाई तीनों मारे गए। मुसलमानों ने एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपनाई कि हम तो एक ही जगह खड़े रहेंगे, अगर तुमको हमला करना है तो तुम ही लोग सामने आओ। तो इस पर अबू जहल ने और काफिरों ने मुसलमानों पर फुल फ्लेजेड हमला कर लिया, क्योंकि उसको लगा था कि मुसलमानों को तो हम थोड़े ही टाइम में खत्म कर देंगे। लेकिन हर एक मुसलमान के बदले 5-5 काफिर मरने लगे और काफिरों की फौज पीछे हटी और सोचने लगी हम तो इनसे 3 गुना ज्यादा हैं, लेकिन ये तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे हैं। और इतने ही टाइम में मुसलमानों ने सफे चेंज की और फ्रेश लोगों को सामने कर दिया। और दूसरी बार भी यही हुआ और इस बार फिर से काफिर पीछे हटने लगे, लेकिन इस बार मुसलमान उनके पीछे हमले के लिए गए और काफिर हर तरफ भागने लगे और अबू जहल भी मारा गया। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि जंग बदर से पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वाले एक आम इंसान समझते थे, लेकिन इस जंग के बाद और जंग बदर के बाद एक बादशाह, एक मिलिट्री जीनियस के तौर पर पूरे अरब में मशहूर हुए, क्योंकि उन्होंने अपने से 3 गुना ज्यादा बड़ी आर्मी को हराया था। आज के टाइम में हर तरफ जंगें हो रही हैं, रशिया यूक्रेन वॉर हो, इसराइल फलस्तीन वॉर हो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और अब तो ईरान इसराइल वॉर भी। और इस दौरान आपने बहुत सारे फाइटर जेट्स और उनके जनरेशंस के बारे में सुना होगा। आज के जमाने में फाइटर जेट्स एक मशीन ही नहीं बल्कि एक फ्लाइंग फोर्ट्रेस है। ये सिर्फ स्पीड और स्टेल्थ का नाम ही नहीं बल्कि एक देश की शक्ति, साइंस और स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन है। आज दुनिया के पावरफुल कंट्रीज के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि यूएस का F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II, रशिया का सुखोई Su-57, चाइना का चेंगडू J-20। ये जेट्स स्टेल्थी होते हैं, सुपर फास्ट होते हैं और इक्विप्ड होते हैं कटिंग एज रेडार और वेपन्स से। जेट्स के जनरेशन सिस्टम का कंसेप्ट कोल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ ताकि एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को कैटेगराइज किया जा सके। हर जनरेशन का मतलब होता है एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। जेट इंजन से स्टार्ट हुई जर्नी, रेडार सिस्टम्स का इवोल्यूशन, स्टेल्थ, एवियोनिक्स, सेंसर्स और अब तो एआई भी। अब आइए डिटेल में समझते हैं हर जनरेशन की कुछ खास बातें। फर्स्ट जनरेशन जेट्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट हुए, जब पिस्टन इंजन को रिप्लेस किया गया जेट इंजन से। इन जेट्स में रेडार नहीं थे और इनमें सिर्फ विजुअल टारगेटिंग और मशीन गन्स का यूज होता था। सबसोनिक स्पीड थी और डॉग फाइट बहुत ही क्लोज रेंज में होती थी, जैसे कि यूएस का F-86 और रशिया का MiG-15। इस जनरेशन में रेडार और इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस जनरेशन में सुपरसोनिक स्पीड के साथ साथ हाई ऑल्टीट्यूड परफॉर्मेंस भी बेटर हुई। यूएस का F-104, जिसको कि मिसाइल विद अ मैन का खिताब भी मिला था इसकी एक्सट्रीम स्पीड की वजह से। रशिया का MiG-21, जिसको इंडिया ने दशकों तक यूज किया था। कुछ सेकंड जनरेशन जेट्स हैं। थर्ड जनरेशन बैलेंस लाया, स्पीड, एजिलिटी और रेडार के बीच। इस जनरेशन के जेट्स सिर्फ डॉग फाइट के लिए ही नहीं बने थे, बल्कि बॉम्बिंग
और ग्राउंड अटैक्स भी कर सकते थे। पल्स डॉपलर रडार अलो करता है ग्राउंड टारगेट्स को डिटेक्ट करने में। इसकी एग्जांपल्स हैं फ्रांस का मिराज 3, रशिया का MiG-23 और यूएस का F-4 फैंटम 2। इस जनरेशन से जेट्स बहुत ही फुर्तीले बन गए क्योंकि इनमें यूज की गई थी फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी, डिजिटल एवियोनिक्स, हेड अप डिस्प्ले, मल्टी मोड रेडार स्टैंडर्ड बन गया। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वर्सेटाइल बन गए F-16, MiG-29, Su-27, मिराज 2000 और तेजस मार्क फर्स्ट। इसके बाद 4th जनरेशन जेट्स को ही थोड़े से और अपग्रेड्स मिले और वजूद में आए 4.5 जनरेशन जेट्स। इनको ट्रांजिशनल फाइटर जेट्स बोला जाता है क्योंकि इनमें 5th जनरेशन के कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं। AESA रडार, एडवांस्ड EW सिस्टम और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए तैयार प्लेटफॉर्म। राफेल और Su-35 4.5 जनरेशन जेट्स हैं। Full stealth design with internal weapon base, sensor fusion from multiple platforms, AI assisted decision making, network centric warfare और extreme situational awareness हैं 5th जनरेशन जेट्स में। जैसे कि वीडियो की स्टार्ट में ही हमने बोला F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग 2, J-20 5th जनरेशन जेट्स हैं। अब बात करते हैं 6th जनरेशन जेट्स की, जो कि अभी डेवलपमेंटल फेज में है। इस जनरेशन की कुछ खासियतें होंगी: AI बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ड्रोन स्वार्म टीमिंग, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसे कि लेजर्स, हाइपरसोनिक स्पीड और टोटल स्टेल्थ, रियल टाइम बैटलफील्ड नेटवर्किंग। यूएसए का NGAD, चाइना का सीक्रेटिव 6th जनरेशन प्रोग्राम, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन का FCAS और बाकी पावरफुल देशों में भी 6th जनरेशन जेट्स की डेवलपमेंट हो रही है। जहां 1st जनरेशन जेट्स सिर्फ स्पीड को बढ़ाने के लिए बनाए गए थे, वही 6th जनरेशन जेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे। गन बेस्ड डॉग फाइट से AI पावर्ड वॉर्स तक, ये फाइटर जेट का एवोल्यूशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स, सर्वाइवल और डोमिनेंस का भी प्रूफ है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब